हेलो दोस्तों, क्लास 10 साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। पहले ये चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नाम से था, बट इवोल्यूशन वाला पार्ट डिलीट कर दिया गया है और अब सिर्फ ये हेरिडिटी का पार्ट बच गया है। तो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जेनेटिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे कि इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि हेरिडिटी और वेरिएशन होता क्या है। तो दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या होता है कि जब कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास आउट होते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उन चेंजेस को हम वेरिएशन बोलते हैं। तो अगर अपन डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्हाट इज हेरिडिटी? सो द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या होना चाहिए? ट्रांसमिशन होना चाहिए। कहां से कहां तक होगा? एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर को हम हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी जो है, इसके कारण ट्रायड्स की कंटिन्यूटी होती है। ठीक है, अब ये ट्रायड्स क्या होते हैं? तो ट्रायड्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसी के अगली जनरेशन तक ट्रांसफर होने की यहां पर बात कर रहा है। तो हेरिडिटी के कारण क्या होता है कि कंटिन्यूटी होता है ट्रायड्स का। वहीं पर अगर अपन वेरिएशन की बात करें, सो द डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स विद इन अ स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन ह्यूमन स्पीशीज की बात करें तो हम सारे ह्यूमंस एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। अलग अलग इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि सब में थोड़ा बहुत चेंज है। उस चेंज को हम बोलते हैं वेरिएशन। मतलब अगर हम ये देखें तो हमारे पेरेंट्स के पास से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आए, इसलिए हमारे पास भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख है। देखने में अपने को पता चल जाता है कौन ह्यूमन है, कौन एनिमल है, कौन कौन से एनिमल्स हैं, सबको अपन देख के आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्योंकि सबके फीचर्स अलग अलग हैं। लेकिन अगर अपन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या एक पर्टिकुलर स्पीशीज को उठा लें तो उस स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव हमें दिखाई देता है। वो जो थोड़ा थोड़ा बदलाव है वो किसके कारण है? वो है वेरिएशन के कारण। सो डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन अ स्पीशीज, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन के कारण होता क्या है दोस्तों? वेरिएशन के कारण एडाप्टेशन को प्रमोट करता है वेरिएशन, और साथ में सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। जितना ज्यादा वेरिएशन होगा, स्पीशीज के एडवर्स सिचुएशंस को, एडवर्स कंडीशंस को झेल जाने की क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो टफ सिचुएशंस को भी सर्वाइव कर पाएगा। तो सर्वाइवल चांसेस, एडाप्टेबिलिटी दोनों वेरिएशन के साथ बढ़ जाती है। आगे अगर हम समझें तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वेरिएशन। तो हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल फीमेल 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आता है वो काफी कम होता है। और ये जो वेरिएशन आ भी रहा है, जो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? दैट इज प्राइमरली ड्यू टू द डीएनए कॉपी एक्यूरेसीज। तो जब डीएनए कॉपी होता है तो डीएनए के कॉपी होते समय थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं। उन इनएक्यूरेसीज या फिर एरर्स के कारण वेरिएशन आता है। लेकिन ये जो वेरिएशन आता है ये काफी कम होता है एज कंपेयर टू द वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो होता क्या है? इट कंबाइंस जीन्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट, मेल एंड फीमेल। दोनों पेरेंट से ये जीन्स को कंबाइन करता है। अब क्योंकि ये दोनों पेरेंट से जीन को कंबाइन करता है तो एरर यहां पर भी आएगा और एरर यहां पर भी आएगा। तो उसके कारण क्या होता है? एरर जो है वो ओवरऑल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में बढ़ जाता है, जिसके कारण होता क्या है? लीडिंग टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। तो इसके कारण जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वेरिएशन ज्यादा आता है, उनमें वैरायटी भी आपको ज्यादा दिखाई देगी एज कंपेयर टू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब समझते हैं कि ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सो द क्वेश्चन इज व्हाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट? तो वेरिएशन जो होता है दोस्तों वो हमेशा सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है। अब कैसे बढ़ाता है इस चीज को समझते हैं। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है और उसमें कई सारे वेरिएंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए टेम्परेचर अचानक से राइज हो गया।
अब एक कोई वेरिएंट है जो उस राइज किए हुए टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पा रहा है, तो क्या होगा, बाकी के सारे ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे और उस ऑर्गेनिज्म की वो वाली स्पीशीज, मतलब उस स्पीशीज का जो वो वाला ऑर्गेनिज्म है वो उसकी ब्रीड आगे बढ़ते जाएगी और क्या होगा, वो वाला पर्टिकुलर सर्वाइव कर जाएगा, बाकी खत्म हो जाएंगे, तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए। अब इमेजिन कीजिए अगर एक भी ऐसा नहीं होता जो उस हैवी हीट वेव को झेल पाता, तो सारे के सारे मर जाते और वो स्पीशीज खत्म हो जाती। तो जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतने ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी का एक उल्टा केस समझते हैं। मान लीजिए उनमें कोई एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा ठंड को झेल पाता है। अब उस पर्टिकुलर क्या हुआ कि 5-7 साल का पीरियड ऐसा आया जिसमें बहुत बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई, तो इधर वाले सारे मर जाएंगे और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज्यादा ठंड को झेल पाते हैं वो जी जाएंगे। तो क्या होगा कि सर्वाइवल के ओवरऑल चांसेस को इंक्रीज करता है वेरिएशन। ठीक है, तो होता क्या है, तो वो सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करता है वेरिएशन, जो कि वेरिएशन दैट फेवर्स इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन। मतलब इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन का मतलब यहां पर ये है कि इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को वो ऑर्गेनिज्म जो, या वो वेरिएशन जो कि उसको अडाप्ट कर पाएगा, जो उसके फेवर में जाएगा, ठीक है, वो सर्वाइव होने के उसके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का एक एग्जांपल बताया जो कि हाई टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर पाएगा। अब यहाँ पर वही कुछ एक क्वेश्चन आ सकता है, सर अगर हाई टेम्परेचर की जगह लो टेम्परेचर आ जाता तो हो सकता है वो वाला बैक्टीरिया मर जाता, कोई और बैक्टीरिया होता जो जिंदा रह जाता। तो जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ज्यादा सर्वाइवल का चांस बढ़ जाएगा। अब समझते हैं होता क्या है, वेरिएशन के कारण एक नई चीज होती है, दैट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। अब दोस्तों हुआ क्या, इवोल्यूशन वाला पार्ट पूरी तरीके से चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये पूरा हाफ चैप्टर बनाता था इवोल्यूशन का पार्ट। सिर्फ एक लाइन में बेसिकली समझते हैं कि वेरिएशन से इवोल्यूशन कैसे आएगा। तो वो जो भी सेलेक्टेड वेरिएशन था जो यहाँ पर आया, जो कि सर्वाइव कर गया, वो अगर कंटिन्यूअसली बार बार अलग अलग पीढ़ियों तक सर्वाइव करते जाएगा तो वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, ओवर टाइम जो है उसके कारण क्या होगा कि वो वाली पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे और दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स खत्म होते जाएंगे। तो स्पीशीज में जो चेंज आता है, नई स्पीशीज का जो इवोल्यूशन होता है, वो भी एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन के कारण ही हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब जब रिप्रोडक्शन कंटिन्यूअसली जनरेशन बाय जनरेशन जब रिप्रोडक्शन होते जाता है तो वेरिएशंस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेशन? एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। ठीक है, इसको इस डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसके सारे पार्ट्स ब्लू हैं। अब मान लो यहाँ से दो ऑर्गेनिजम्स आए। ठीक है, दिस इज ऑर्गेनिज्म नंबर 1, दिस इज ऑर्गेनिज्म नंबर 2। ठीक है, ये जो जनरेशन है इसको अपन बोलेंगे पेरेंट जनरेशन। फिर उसके बाद जो जनरेशन आती है इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंज आया है, ये जो अपर पार्ट है ये ब्लू की जगह रेड कलर का हो गया है, और यहाँ पर क्या चेंज आया है कि ये वाला जो लोअर पार्ट है ये ग्रीन कलर का हो गया है। अब क्या हुआ, यहां से जब सेकेंड जनरेशन आई तो इसमें फिर थोड़ा सा चेंज आया। ये रेड तो था ही, यहाँ पर देखो ये व्हाइट हो गया है, और यहाँ पर ये रेड तो है ही, ये वाला पिंक हो गया है। जबकि इसी में अगर अपन सेकेंड ऑर्गेनिज्म से जन्म लेने वाले और उसको देखेंगे तो इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ठीक है, अच्छा ऑफस्प्रिंग्स क्या होता है? ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चे, तो इसके जो बच्चे होंगे उसको हम ऑफस्प्रिंग्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसमें देखो ये ग्रीन तो है ही, लेकिन ये बीच वाला ही लाइट ब्लू हो गया है, और यहाँ पर क्या हुआ, ये भी ग्रीन हो गया है और ये भी ग्रीन हो गया है। अब यहाँ पर देखो अगर आप इसको पेरेंट जनरेशन को F2 जनरेशन से कंपेयर करोगे तो ज्यादा चेंजेस आ गए। ठीक, लेकिन अगर इसको इससे या इसको इससे कंपेयर करोगे तो चेंजेस कम थे। तो वेरिएशन जब जनरेशंस बढ़ते जाती हैं तो वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते जाते हैं। वैसे ही अगर आप इसमें 5-6 जनरेशन और बना दोगे और एकदम टॉप वाले से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वेरिएशन जनरेशन से जनरेशन एक्यूमुलेट होते जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बताता है, ईच जनरेशन इनहेरिट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिट्स? इनहेरिट का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास आउट करना। ठीक है, उसको बोलते हैं इनहेरिट करना। तो हर एक जनरेशन दो चीजें इनहेरिट करेगी। क्या क्या इनहेरिट करेगी? एक तो कॉमन बॉडी डिजाइन। ठीक, फर्स्ट थिंग, अब देखो इन सब का बॉडी डिजाइन सेम है तो कॉमन बॉडी डिजाइन को पास कर दिया। और सेकेंड चीज स्मॉल न्यू वेरिएशंस, मतलब जब भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाओगे तो सेम बॉडी और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे वेरिएशंस, ये दोनों के दोनों इनहेरिट हो जाएंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। ठीक है, अब समझते हैं कि ये हेरिडिटी जो है
ये बेसिस ऑफ इनहेरिटेड ट्राइट्स क्या होता है, ठीक है। मतलब अपने को ये समझना है कि बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेड ट्राइट्स मतलब जो ट्राइट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये जो वर्ड है ट्राइट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनहेरिट होना मतलब वो सारी चीजें जो आपको आपके पेरेंट्स से मिल रही हैं वो इनहेरिट मिल रही हैं, ठीक है। सो द बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेड ट्राइट्स, वो ट्राइट्स जो इनहेरिट हो रही हैं उसका क्या बेसिक्स है उसको समझते हैं। वही बेसिक्स जो है वो मिला करके हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट बनाता है, ठीक है। इस चीज को समझने से पहले एक बार ट्राइड्स को समझते हैं क्या होता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक पास आउट होती हैं उनको हम ट्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ट्राइड्स जो है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ऑफस्प्रिंग्स का मतलब बच्चे होता है। तो पेरेंट्स से बच्चों तक वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो पास आउट हो रहे हैं उनको हम ट्राइड्स बोलते हैं, ठीक। अब मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक। अब आप इस 50 बच्चों की क्लास में ऐसे बच्चों को देखिए जिनके ईयर लोब जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक बच्चे होंगे जिनके ईयर लोब जुड़े हुए होंगे और कुछ बच्चे होंगे जिनके ईयर लोब अलग होंगे, ठीक है, स्किन से जुड़े हुए नहीं होंगे। तो देखो ये और ये दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो कुछ के जो ईयर लोब हैं वो क्या हैं, फ्री हैं, और कुछ के जो ईयर लोब हैं वो क्या हैं, अटैच्ड हैं। तो ये एक क्या है, ये एक वेरिएशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्राइट्स में वेरिएशन है। उसी तरीके से आप आईज के कलर का वेरिएशन ले सकते हो। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी आंखों का कलर ब्राउन होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनकी आंखों का कलर ब्लैक होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी आंखों का कलर कुछ और भी हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तो ये जो है ये क्या है, ये ट्राइट्स में वेरिएशन क्रिएट कर रहा है। और ये चीजें आ कहां से रही हैं, ये चीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास आउट हो रही है, ठीक है। अब समझते हैं यहां पर मेंडल की कहानी क्या है, ठीक है। तो ग्रेगर मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये जो ग्रेगर मेंडल नाम के जो साइंटिस्ट हैं इनको अपन बोलते हैं कि ही इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स मतलब जीन्स से रिलेटेड जितनी भी अपन पढ़ाई करते हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स के इनहेरिट होने की जितनी भी अपन पढ़ाई करते हैं, इस सब पढ़ाई को अपन जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड हु इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर मेंडल। अब ये जो ग्रेगर मेंडल है इसने किया क्या था, ठीक है। तो ग्रेगर मेंडल जो है इन्होंने पी प्लांट के ऊपर पढ़ाई की थी। कहां पर पढ़ाई की थी, मोनास्ट्री में पढ़ाई की थी। मोनास्ट्री में इन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपनी रिसर्च की थी। उन्होंने पी प्लांट के साइज के ऊपर, कलर के ऊपर, शेप के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल स्टडी की थी और काफी सारे नए लॉज भी दिए थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्लेंड किया था मैथ्स को और बायोलॉजी को, ठीक है। इन्होंने नंबर्स को बताया कि कितने रेशियो में किस टाइप के प्लांट्स उगेंगे, क्या होगा, इस सारी चीज़ों को उन्होंने बताया। और साथ में इनहेरिटेंस के जितने भी लॉज हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस के लॉज की शुरुआत इन्होंने ही की थी, ठीक है। तो अक्सर एक नंबर के क्वेश्चन भी आ जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। अब अपन समझने वाले हैं मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। मेंडल का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, और ये किस नाम से आता है, ये आता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नाम से, ठीक है। या तो मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो। नाम याद रखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, बच्चे मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ के चले जाते हैं। अब उनको ये पता है पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उस पहले एक्सपेरिमेंट को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब मैंने क्या बताया, इनहेरिट करना मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टरिस्टिक्स का पास होना, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या नाम देने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलने वाले हैं ट्राइड्स, ठीक। तो पेरेंट जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग तक ट्राइड्स का पास होना जो है ये किस तरीके से होगा, इस चीज को हम समझने वाले हैं। अब जो ट्राइड्स होता है दोस्तों, ये दो तरीके का होता है। एक होता है डोमिनेंट ट्राइड और एक होता है रिसेसिव ट्राइड, ठीक है। अगर अपन डोमिनेंट ट्राइड की बात करें और दूसरा जो है वो है रिसेसिव ट्राइड। डोमिनेंट ट्राइड वो होता है, डोमिनेंट जो अपनी मर्जी चलाता है, और रिसेसिव वो होता है जो थोड़ा दब के रहता है, ठीक है। तो डोमिनेंट, कोई को डोमिनेंट है मतलब वो ज्यादा पावरफुल है, तो ऐसा ट्राइड जो हमेशा अपनी मर्जी चलाए उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्राइड। और ऐसा ट्राइड जो थोड़ा दब के रहेगा उसको हम बोलेंगे रिसेसिव ट्राइड। अब पहचानेंगे कैसे कि डोमिनेंट ट्राइड कौन सा है और रिसेसिव ट्राइड कौन सा है, इस चीज को समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। मान लीजिए दो प्लांट्स हैं। ये जो पहला प्लांट है ये टॉल प्लांट है, ठीक है, ये इतना बड़ा टॉल प्लांट है, और ये जो दूसरा प्लांट है ये शॉर्ट प्लांट है, ठीक। अब यहां पर समझिए टॉल प्लांट के लिए अपन ने दो कैपिटल टीज का इस्तेमाल किया है, ठीक है, टी टी। ये जो एक एक टी है इसको अपन एलएलए बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो एलएलएज हैं, दोनों कैपिटल टी हैं, और यहां पर दो स्मॉल टी है,
ठीक। अब जो दो कैपिटल टीज हैं, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये दोनों कैपिटल है, इसका मतलब दोनों ही डोमिनेंट है। और रिसेसिव में अपन ने क्या किया है, दोनों स्मॉल लिया है। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, तो ये अपन ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन से अपन पता करेंगे कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एक बार कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, उसके हिसाब से अपन समझेंगे कि अपने को नोटेशंस कैसे डालना है। ठीक है, तो हुआ क्या होगा कि इस प्लांट में से कोई एक एलएलए आया होगा और इस प्लांट में से कोई एक एलएलए आया होगा और ये दोनों मिल गए। ठीक, और मैंने बताया एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होगा। ये बोल रहा है टॉल होना चाहिए, ये बोल रहा है शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में अपनी मर्जी कौन चलाएगा, तो टॉल अपनी मर्जी चलाएगा। तो जो पेरेंट जनरेशन से जब आप ऑफ स्प्रिंग जनरेशन में आओगे, तो ऑफ स्प्रिंग जनरेशन में मटर के जितने भी पौधे उगने वाले हैं वो सब के सब टॉल उगने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो 4 पौधे उगे हैं और वो चारों कैसे हैं, वो चारों पौधे टॉल हैं। ठीक, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि मटर के ही पौधों का इस्तेमाल क्यों किया, तो भाई मटर के पौधे इजी हैं उगाने में, एक सीजन में आप कई बार उगा सकते हो, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं कि टॉल पौधा है कि शॉर्ट पौधा है, कि गोल मटर है कि रिंकल्ड मटर है, कि हरे कलर का मटर है कि पीले कलर का मटर है, इसलिए उसने पी प्लांट्स का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर अपने को ये समझना है कि देखो एक, ठीक है, एक जो था ऑर्गेनिज्म वो टॉल था, एक जो था वो कैसा था, शॉर्ट था। ये प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट को आपस में हाइब्रिड किया गया। अब इसका जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ, इसके जो बच्चे पैदा हुए, ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई, इसमें सारे के सारे प्लांट्स टॉल हुए। अब तुम ये बताओ, टॉलनेस ज्यादा पावरफुल है कि शॉर्टनेस ज्यादा पावरफुल है? भाई अगर शॉर्टनेस ज्यादा पावरफुल होती तो ये सारे कैसा पैदा होते, ये सारे शॉर्ट पैदा होते, लेकिन ये सारे कैसे पैदा हुए हैं, ये सारे टॉल पैदा हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे टॉलनेस और शॉर्टनेस में अगर आप कंपेयर करोगे तो टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट है और शॉर्टनेस जो है वो रिसेसिव है। अब जैसा कि मैंने बताया था, हम डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और रिसेसिवनेस को हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। इसलिए अगर मैं हाइट के लिए टॉल वर्ड का टी उठा लूं, ठीक है, तो मेरे को शॉर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी का स्मॉल लेटर स्मॉल टी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो टॉल प्लांट था उसमें कैपिटल टी एलएलए थे, और जो शॉर्ट ड्वार्फ प्लांट था, नटवा प्लांट था, उसमें स्मॉल टी था। ठीक, अब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यहां से भी 2 टी आए और यहां से भी 2 टी आए? भैया 2 टी आएंगे, इधर से भी 2 आएंगे, इधर से भी 2 आएंगे, तो अगले जनरेशन में 4 हो जाएंगे, फिर 4 आएंगे तो अगले जनरेशन में 8 हो जाएंगे। तो ऐसा डबल नहीं करते जाना है जीन को हर जनरेशन में। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो डाइप्लॉइड होता है वो हाफ हो जाता है और वो हैप्लॉइड बना लेता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये जो टी है इसमें से एक टी देगा, एक नहीं देगा। लेकिन यहां पर क्या होगा दोस्तों, दोनों में से कोई भी टी दो, अल्टीमेटली कैपिटल टी आने वाला है, और इन दोनों में से कोई भी दो, अल्टीमेटली स्मॉल टी आने वाला है। तो जो पेयर बना वो कैसा बना, कैपिटल टी स्मॉल टी का, और इसमें मर्जी कौन चलाएगा, कैपिटल टी। तो ओवरऑल जितने भी प्लांट बनेंगे वो कैसे बन जाएंगे, वो बन जाएंगे टॉल प्लांट। यहां तक समझ में आया? एक बार इसको ह्यूमंस में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक, लेट अस अज्यूम कि टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट है। टॉलनेस डोमिनेंट होगी कि ड्वार्फनेस डोमिनेंट होगी, ये अगले जनरेशन के रिजल्ट्स को देख करके पता चलता है। अभी मैं एक अजम्पशन मान के चल रहा हूं कि मान लीजिए डोमिनेंट जो है वो टॉलनेस है, तो मान लीजिए देयर इज अ बॉय, देयर इज अ गर्ल। ठीक, लड़का जो है वो टॉल है, लड़की जो है वो शॉर्ट हाइटेड है, उनके 4 बच्चे पैदा हुए, तो चारों कैसे होंगे, चारों के चारों टॉल होंगे। कब, जब ये प्योर टॉल है और ये प्योर शॉर्ट है। यहां तक समझ में आया? इसमें हुआ क्या, पेरेंट जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन तक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनहेरिट हो गए। अब क्या हुआ, ये जितने भी 4 प्लांट्स थे, ठीक है, ये चारों के प्लांट के पास जो अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस टाइप का है, एक कैपिटल जेनेटिक मटेरियल का एक पार्ट कैपिटल है और एक पार्ट स्मॉल है। मतलब अब ये हाइब्रिड टॉल है, अब ये प्योर टॉल नहीं है, अब ये कैसे टॉल हैं, अब ये हाइब्रिड टॉल हैं। ठीक है, तो ये वाले हो गए हाइब्रिड टॉल। अब हमने क्या किया कि 2 हाइब्रिड टॉल वाले को लेकर के आपस में क्रॉस किया। ठीक, तो हाइब्रिड टॉल वाले कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें से एक पार्ट निकालेंगे और इसमें से एक पार्ट निकालेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस चीज को समझने के लिए एक टेबल बना करके देखते हैं। ये है फर्स्ट वाला,
फर्स्ट वाले में से क्या क्या ऑप्शन आ सकता है, या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, ठीक, मतलब या तो कैपिटल टी आ सकता है या तो स्मॉल टी आ सकता है। और सेकंड वाले में से क्या क्या आ सकता है, उसमें से भी या तो कैपिटल टी आ सकता है या तो स्मॉल टी आ सकता है, ठीक। अब मान लो पहले वाले प्लांट में का कैपिटल टी आता है और दूसरे का भी कैपिटल टी आता है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और बनेगा कैपिटल टी, तो रिजल्ट कैसा हो जाएगा, टॉल। वैसे ही फर्स्ट वाले में से स्मॉल टी आएगा और सेकंड वाले में से कैपिटल टी आएगा, तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हो जाएगा टॉल। यहां से कैपिटल आया, यहां से स्मॉल, तो भी हो गया टॉल, और दोनों में से स्मॉल टी आया तो हो गया ड्वार्फ, ठीक है। अब यहां पर समझने की बात यह है कि इस तरीके के दो हाइब्रिड प्लांट्स को लेकर के अगर आपस में क्रॉस किया गया, ठीक है, देखो ये भी दिखने में टॉल था, ये भी दिखने में टॉल था, ठीक, क्योंकि दोनों टॉल थे तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, रिजल्ट में सारे टॉल आने चाहिए थे, लेकिन सारे टॉल नहीं आए, ये वाला टॉल, ये वाला टॉल और ये वाला टॉल आया और ये लास्ट वाला शॉर्ट आ गया, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो यहां पर कि पेरेंट जनरेशन से जब F1 जनरेशन आई थी तब हमारे पास एक टॉल पी प्लांट था, एक शॉर्ट पी प्लांट था, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन आई उसमें से ड्वार्फनेस, जो शॉर्टनेस है वो गायब हो गई, एक भी प्लांट शॉर्ट दिखाई ही नहीं दिया। लेकिन वहीं जब F2 जनरेशन आई तो वापस से ड्वार्फनेस अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगा। क्यों रिप्रेजेंट करने लगा, क्योंकि जो उसके साथ वाला एलएलए था वो भी रिसेसिव था, तो जब रिसेसिव कैरेक्टर को साथ में और रिसेसिव कैरेक्टर मिलता है तो ही वो अपने आप को शो कर पाता है, ठीक है। अगर डोमिनेंट को साथ में डोमिनेंट मिला तो भी डोमिनेंट, डोमिनेंट को साथ में रिसेसिव मिला तो भी डोमिनेंट, ठीक। रिसेसिव अपने आप को कब शो करेगा, जब उसके साथ वाला एलएलए भी रिसेसिवनेस को शो करेगा, ठीक। तो इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें यह पता चला कि फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक थी, हो सकता पेरेंट जनरेशन में वो फर्स्ट जनरेशन में गायब हो गई, लेकिन सेकंड जनरेशन में जब उसको अपने ही जैसे दूसरे का साथ मिला तो वो वापस शो हो गई। इससे हमें ये समझ में आया कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो हो सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स में वो नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स के वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जनरेशन में आ गए होंगे। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि वो रिसेसिव कैरेक्टर रहे होंगे और जब उसको रिसेसिवनेस का साथ मिला होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए होंगे। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आया होगा। इसको एक बार आगे पीछे करके फिर से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक। अगर मैं इसमें रेशियो की बात करूंगा तो रेशियो कैसा होगा, तो यहां पर रेशियो 3:1 में आ रहा है, ठीक है। 3 टॉल आ रहे थे और 1 कैसा आ रहा था, शॉर्ट आ रहा था, तो 3:1 के रेशियो में इसका जीनोटाइप पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा, जीनोटाइप, मतलब अगर टॉल इज टू शॉर्ट का रेशियो बनाओगे तो वो 3:1 आएगा। और वहीं पर अगर कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी बनाओगे तो रेशियो कितना आएगा, 1:2:1, ठीक है। ये देखो, ये कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 और फिर स्मॉल टी का 1। इस रेशियो को क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट वाले रेशियो को हम बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप रेशियो। यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर देखिए पेरेंट जनरेशन में 2 कलर्स हैं, ठीक है। एक पिंक कलर है, पर्पल पिंक टाइप का है, और एक व्हाइट कलर है। इन दोनों का क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया गया। फर्स्ट जनरेशन में पूरा पर्पल पिंक कलर आया और सेकंड जनरेशन में 3 पर्पल पिंक कलर आया और एक वापस से व्हाइट कलर आ गया। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है। तो अगर आपको ये पिछला टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है और कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है वो इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम समझने क्या वाले हैं, इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि अलग अलग ट्रायड्स को अगर एक साथ इनहेरिट करेंगे तो क्या होगा। तो हम ये समझने वाले हैं इस टॉपिक में कि इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रायड्स कैसे होता है,
ठीक है। अब इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंट ऑफ ट्राइड्स का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए अगर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जब कैरेक्टरिस्टिक्स, जब ट्राइड्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग्स तक जब कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं, तो एक ही कैरेक्टर तो जा नहीं रहा होगा, बहुत सारे कैरेक्टर्स जा रहे होंगे। तो क्या इन कैरेक्टर्स का आपस में भी कोई लिंक है कि हर एक कैरेक्टर खुद में अलग अलग ट्रांसमिट होने वाला है? इस चीज को हमें समझना है, ठीक है। आसान भाषा में समझाता हूं। अगर इसी मटर के पौधे का एग्जाम्पल हम ले लें, ठीक है, तो यहां पर देखिए दो मटर के पौधों का, मतलब मटर के बीच का दो एग्जाम्पल है। यहां पर जो मटर है वो है राउंड और ग्रीन कलर का, ठीक, और यहां पर जो मटर है वो है रिंकल्ड और येलो कलर का, ठीक है। मतलब ये हमारा एक्चुअल ग्रीन वाला मटर है और ये जो छोले के मटर होते हैं उस टाइप के रिंकल्ड वाले मटर हैं येलो कलर के। अब हमने क्या किया, इन दोनों जो मटर है इनका क्रॉस ब्रीडिंग कराने वाले हैं, हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराने वाले हैं। अब हमें नोटिस ये करना है, क्या इस शेप का और कलर का आपस में भी कोई लेना देना है, कि शेप की जेनेटिक्स अलग चलने वाली है और कलर की जेनेटिक्स अलग चलने वाली है, ठीक है। मतलब क्या ये राउंड और ग्रीन हमेशा एक साथ ही आएगा, कि राउंड के साथ रिंकल्ड भी बन सकता है, येलो के साथ राउंड भी बन सकता है, अलग अलग चीजें अलग अलग ट्रांसमिट होंगी, कि एक साथ, इस चीज को समझना है। तो मेंडल ने इसके ऊपर पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया और कैसे किया, इस चीज को समझते हैं। तो अगर उसने जो किया उसकी ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग, यहां पर उसने माना है कि राउंड जो है ये है डोमिनेंट, ठीक है, क्या है, डोमिनेंट। और अगर अपन कलर की बात करें, ठीक है, तो कलर में उसने माना है कि येलो जो है ये है डोमिनेंट, ठीक है, दिस इज डोमिनेंट। तो अगर अपन इस चीज की बात करें तो राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, राउंड जो है वो डोमिनेंट है और रिंकल्ड एंड येलो में येलो जो है वो है डोमिनेंट, ठीक। अब अगर अपन इनका एलएलए निकालने की कोशिश करें तो इन दोनों में से कोई भी एक एलएलए बाहर आएगा, तो कुल मिला के जो बाहर आएगा वो हो जाएगा कैपिटल आर। और इन दोनों में से जो एक बाहर आएगा तो वो क्या हो गया, स्मॉल वाई। इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो क्या मिला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम चीज यहां कर लेते हैं, यहां से जो आएगा वो हो जाएगा स्मॉल आर, यहां से जो आएगा वो हो जाएगा कैपिटल वाई। इन दोनों को आपस में जोड़ लोगे तो बनेगा क्या, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये था दोस्तों पेरेंट जनरेशन, और ये जो है ये है F1 जनरेशन। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को आपस में, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाओ। ये थोड़ी F1 जनरेशन तो यहां बनेगा ना, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप यहां से मिलाओगे तो इस R के साथ ये स्मॉल वाला R मिलेगा, ठीक है, तो कैपिटल R स्मॉल r बन गया। इन दोनों में डोमिनेंट क्या कौन है, कैपिटल R, तो कैपिटल R की मर्जी चलेगी और कलर कौन सा हो जाएगा, शेप कौन सा हो जाएगा, शेप हो जाएगा राउंड, ठीक है। और इस स्मॉल y के साथ ये कैपिटल Y मिलेगा तो बनेगा क्या, कैपिटल Y स्मॉल y, मर्जी चलेगी कैपिटल Y की। कैपिटल Y क्या था, येलो कलर का, तो ये हो गया येलो। तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी सीड्स आएंगे सारे के सारे सीड्स राउंड और येलो होंगे। कैसे होंगे, राउंड होंगे और येलो होंगे, ठीक। एक बार समझते हैं अभी तक हमने क्या समझा। हमने समझा कि हमने दो तरीके के सीड्स को मिलाया है। फर्स्ट जो था वो राउंड और ग्रीन सीड था, और सेकंड जो था वो रिंकल्ड एंड येलो सीड था। इन दोनों की क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराए हैं प्लांट की, और हमको फर्स्ट जनरेशन में जितने भी सीड्स मिले हैं सब के सब सीड्स राउंड और येलो कलर के हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो राउंड और येलो कलर के सीड्स हमको फर्स्ट जनरेशन में मिले हैं, फर्स्ट जनरेशन से रिंकल्ड सीड्स का नामो निशान हट गया, फर्स्ट जनरेशन से ग्रीन कलर के सीड्स का भी नामो निशान हट चुका है। अब हमको क्या समझना है कि ऐसे ऐसे दो सीड्स या मल्टीपल सीड्स को हमने ले लिया फर्स्ट जनरेशन वालों को, और क्रॉस करा दिया हमने F1 का F1 के साथ, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के सीड्स का आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस ब्रीडिंग अपन ने कराया है। तो देखो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y था, यही हमने यहां पर भी लिया है, यही हमने यहां पर भी लिया है, और इन दोनों के बीच का हमने क्रॉस करा दिया। अब जैसे ही हम ये कराएंगे हमें ये आउटपुट मिलने वाला है, ठीक। इस चीज को समझने से पहले ये समझते हैं कि इसका एक टेबल अगर हम बना करके देखेंगे तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक। तो इसमें से ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो सकता है भैया, कैपिटल R के साथ एक बार कैपिटल Y ले लो,
कैपिटल आर के साथ एक बार स्मॉल वाई ले लो, स्मॉल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई ले लो, और स्मॉल आर के साथ एक बार स्मॉल वाई ले लो। ठीक, मैंने क्या किया, एक बार कैपिटल आर के साथ इस कैपिटल वाई को लिया, एक बार कैपिटल आर के साथ इस स्मॉल वाई को लिया, फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ, और फिर स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ। तो इस तरीके के 4 अलग अलग वेरिएंट बन सकते थे। ठीक, यहां पर देखो हमने 4 अलग अलग वेरिएंट वही के वही ले लिए। ठीक, पहला वेरिएंट क्या हुआ जो हमने फर्स्ट सीड का लिया है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेकेंड कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड स्मॉल आर कैपिटल वाई, फोर्थ स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यही 4 हमने सेकेंड सीड के लिए इधर ले लिया है। ठीक है, 2 सीड लिए थे, दोनों सीड में पहले वाले के जो 4 पॉसिबल केसेस हैं वो ले लिए, और दूसरे वाले के जो 4 पॉसिबल केसेस हैं वो ले लिए। ठीक है, अब इनकी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। तो अब जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो बन गया ये। ठीक है, ये बन गया कैसा, कैपिटल कैपिटल है आर में तो राउंड हो गया, कैपिटल कैपिटल है वाई में तो येलो हो गया। वैसे ही ये वाला जब इसके साथ मिलेगा तो क्या होगा, तो यहां पर ये वाले रिजल्ट आ जाएंगे। तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये आ गया। ठीक, इस तरीके से आप इसका हाइब्रिडाइजेशन इसके साथ कराओ, रिजल्ट यहां लिखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन इसके साथ कराओ, रिजल्ट यहां लिखो, फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन इसके साथ कराओ, रिजल्ट यहां लिखो, और एक एक करके आप प्रेडिक्ट करो। ठीक है, मैं एक आध और करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए हम इसका क्रॉस करते हैं ये वाले के साथ। ठीक है, तो ये आएगा, कैसे आएगा देखते हैं। ये देखो, ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, फिर ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अब कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर की मर्जी चलेगी, मतलब राउंड हो जाएगा। इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब कैपिटल वाई की मर्जी चलेगी, मतलब वो येलो भी हो जाएगा। एक आदमी और लेके देखते हैं। यहां पर देखिए एक नया वेरिएंट बन रहा है। नया वेरिएंट कैसे आया, कैपिटल आर स्मॉल वाई मिक्स हुआ स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। तो जब ये दोनों मिक्स होंगे यहां पर, तो क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये आएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर में मर्जी किसकी चलेगी, कैपिटल आर की, तो राउंड हो जाएगा, और दोनों स्मॉल है तो येलो तो होगा नहीं, तो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके से टोटल 16 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। ठीक है, इसको क्या करो, पॉज करो और कॉपी में बना करके देखो। जब इस 16 कॉम्बिनेशंस को बना करके देखोगे खुद से, तब आपको समझ में आएगा कौन सा बन रहा है और कैसा बन रहा है। ठीक है, आपको एग्जाम में ना ये सीड्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ये कैपिटल और स्मॉल आर्स भी लिख करके आओगे तो भी चलेगा, लेकिन उसको सही सही लिख के आना है। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो मेंडल ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट 556 सीड्स उसको मिले थे। आउट ऑफ 556 सीड्स उसको पता चला कि 315 सीड्स राउंड और येलो आए। ठीक है, 108 सीड्स ग्रीन और राउंड आए, 101 सीड्स येलो और रिंकल्ड आए, और 32 ऐसे सीड्स थे जो रिंकल्ड और ग्रीन आए। जब इसने ये सारे डेटा का सिंपलेस्ट रेशियो निकाला तो रेशियो आया 9:3:3:1, जो कि टोटल 16 होता है। यहां पर अगर आप ब्लॉक्स देखोगे तो 16 ब्लॉक्स बन रहे हैं। ठीक है, इस ब्लॉक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, ये देखो, ये जो पूरा ब्लॉक बन रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग ये डायगोनल दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 जो है ये कैसे हैं, राउंड एंड येलो। ठीक है, दूसरा अगर मैं बताऊं तो यहां पर देखो 1 2 3, ये जो 3 आ रहे हैं ये हैं ग्रीन एंड राउंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ये 1 2 और 3, ये जो 3 आ रहे हैं ये हैं रिंकल्ड एंड येलो। और वहीं पर अगर अपन लास्ट वाला देखें, ये देखो, ये वाला देखें अगर, तो ये किस तरीके का है, ये है ग्रीन एंड रिंकल। तो इस तरीके से क्या हुआ दोस्तों, इस तरीके से जो जीनोटाइप रेशियो आया है, ठीक है, जो फिनोटाइप रेशियो आया है, वो फिनोटाइप रेशियो कैसा हो गया, 9:3:3:2।
1, ठीक है। और अगर अपन जीनोटाइप रेशियो निकालने जाएंगे तो वो बहुत बड़ा बनेगा, तो अभी अपन जीनोटाइप रेशियो पे नहीं जा रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो रेशियो क्या आया, 9:3:3:1, और ये टोटल 16 हो गए। अब यहां पर देखो कि पेरेंट जनरेशन में रिंकल्ड एंड ग्रीन तो था ही नहीं, ठीक है। अगर आप पेरेंट जनरेशन में जाकर के देखोगे तो रिंकल्ड येलो के साथ था और राउंड ग्रीन के साथ था, ठीक। लेकिन यहां पर देखो राउंड येलो के साथ भी आ गया है, रिंकल्ड ग्रीन के साथ भी आ गया है, तो अलग अलग 4 वेरिएंट के सीड्स हम लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग चल रही है। पहले कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे से कोई लेना देना नहीं था और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को पहले कैरेक्टरिस्टिक से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। मतलब यहां पर हुआ क्या कि वो दोनों ही ट्रायड्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ये था मेंडल का सेकंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दोस्तों हमने मेंडल के 2 एक्सपेरिमेंट्स को समझ लिया। हमने ये समझ लिया कि किस तरीके से ट्रायड्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रायड्स हैं वो पास आउट होते हैं, ये समझने के बाद इस चीज को समझते हैं कि ये ट्रायड्स एक्चुअली पास आउट हो कैसे रहे हैं, ठीक है। हाउ आर ट्रायड्स एक्सप्रेस्ड, ये ट्रायड्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं और कैसे पास होते हैं, इस चीज को समझते हैं। तो ये जो ट्रायड्स हैं ये एक्सप्रेस होते हैं डीएनए के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं जीन्स के थ्रू ये चीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होती है, ठीक है। बेसिकली डीएनए के पास होता क्या है, तो डीएनए कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब एक बॉडी में नए सेल्स के जन्म लेते रहने के लिए प्रोटीन का बनना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और प्रोटीन कैसे बनाना है, ये जो खुफिया इंफॉर्मेशन है ये किसके पास होती है, ये खुफिया इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के पास। अब जीन्स क्या होते हैं, सो जीन्स आर स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स। डीएनए सेगमेंट्स मतलब डीएनए का सेगमेंट, एक टुकड़ा है, एक पार्ट है डीएनए का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीन, ठीक। कोडिंग फॉर प्रोटीन्स दैट डिटरमाइंस द ट्रायड्स। अब अलग अलग ट्रायड जो हैं वो अलग अलग प्रोटीन कोडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो अलग अलग जीन्स जो हैं वो अलग अलग ट्रायड्स के ऊपर जाते हैं और वो पूरा का पूरा मिला करके हम उसको बोल सकते हैं कि वो डीएनए है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो प्लांट की हाइट जो है वो डिपेंड करती है हार्मोनल लेवल्स के ऊपर जो कि एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं, और डोमिनेंट है कि रिसेसिव ट्रायड है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो जीन है वो कितना इफेक्टिव जीन है, क्या चीज करने में, प्रोटीन का सिंथेसिस करने में। मतलब अगर एक पर्टिकुलर जीन जो है वो ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाएगा तो क्या होगा, प्लांट जो है वो टॉल हो जाएगा, और अगर वो कम प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाएगा, वो कम एंजाइम्स को रिलीज कर पाएगा, तो क्या होगा कि वो प्लांट शॉर्ट रह जाएगा। तो इन सारी चीजों का डिपेंडेंसी किसके ऊपर आता है, वो आता है जीन्स के ऊपर। और जीन्स क्या होते हैं, जीन्स एक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं। एक डीएनए के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ कोडिंग होती हैं। कोई सेगमेंट ऑफ कोडिंग किसी ट्राइड के ऊपर जाती है, कोई दूसरा पार्ट ऑफ सेगमेंट जो है वो किसी और ट्राइड के ऊपर जाता है, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं कि डीएनए होता क्या है। अगर अपन डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैरी करता है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्विस्टेड लैडर, इस तरीके से एक ट्विस्टेड लैडर के जैसा दिखाई देता है। इसके अंदर डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। ये हो गया एक हेलिक्स और इधर से ये हो गया दूसरा हेलिक्स, तो इसके अंदर डबल हेलिक्स होता है और ये न्यूक्लियस ऑफ अवर सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। आपको इस चैप्टर में डीएनए, जीन, एलएलए जैसे वर्ड्स बार बार यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उसको लेकर के परेशान मत होइएगा। आप डीएनए, जीन, एलएलए जैसे आप इस चैप्टर को 1-2 बार रीड करिएगा, आपको समझ में आते जाएगा कि कहाँ पर आपको डीएनए वर्ड यूज करना है और कहाँ पर आपको एलएलए वर्ड यूज करना है, ठीक है। अब समझते हैं कि क्रोमोसोम्स और इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म ह्यूमंस में किस तरीके से होता है, इस चीज को समझते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक। क्रोमोसोम करते क्या है, तो क्रोमोसोम जीन को कैरी करते हैं, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। अब जैसे अगर अपन ह्यूमंस में देखेंगे तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 into 2 क्रोमोसोम्स हो गए। अब मैं 23 into 2 क्यों लिखा हूं, बेसिकली ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इनको अपन 22+1 लिखेंगे, ठीक है। 22 क्रोमोसोम्स मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में सेम होते हैं, और ये जो एक क्रोमोसोम है
एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये डिटरमाइन करता है कि वो जो बेबी है वो गर्ल होने वाला है कि बॉय होने वाला है। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, आधे क्रोमोसोम्स एक पेरेंट से आते हैं और बाकी आधे क्रोमोसोम्स दूसरे पेरेंट से आते हैं। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट्स हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टू द ऑफस्प्रिंग। बच्चे को आधा जेनेटिक मटेरियल कहां से मिल रहा है? फादर से मिल रहा है। और आधा जेनेटिक मटेरियल कहां से मिल रहा है? वो मदर से मिल रहा है। तो अब आपने अक्सर सुना होगा ये मम्मी के जैसा दिखता है, ये पापा के जैसा दिखता है। भाई एक्चुअली ना आधा जेनेटिक मटेरियल मदर का है, आधा जेनेटिक मटेरियल फादर का है। तो वो बट ऑब्वियस है कि आधे कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मी से मिलेंगे और आधे कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से मिलेंगे। हाँ, अब इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर का भी वो हो सकता है कि किसी एक के कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा डोमिनेंट होंगे तो वो ज़्यादा नजर आएंगे और एक के जो है वो रिसेसिव हो सकते हैं तो वो कम नजर आएंगे। तो ये वाला केस भी पॉसिबल हो सकता है। अब अगर अपन एक मेल बॉडी को देखेंगे तो मेल बॉडी के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, मतलब ये जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो जेंडर डिफाइन करने वाला है वो होता है एक्स वाई टाइप का। और अगर अपन फीमेल में देखेंगे तो वो होता है एक्स एक्स टाइप का। ठीक, अब इस चीज को लेकर के समझते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस कैसे होगा। अब अगर अपन यहां पर एक टैब्यूलर फॉर्म में ड्रॉ करें, मान लीजिए ये है मेल बॉडी और ये है फीमेल बॉडी। तो अब फीमेल बॉडी के पास जो दोनों क्रोमोसोम्स थे वो कैसे थे? दोनों एक्स क्रोमोसोम्स थे। और मेल बॉडी के पास जो दो क्रोमोसोम्स थे वो कैसे थे? एक था एक्स और एक था वाई। ठीक, मेल क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेल गैमेट्स के थ्रू आएंगे, जो कि क्या होने वाला है? वो होने वाला है स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स की अगर अपन बात करें तो फीमेल गैमेट होने वाला है ओवा, जिसको एग भी बोलते हैं। ठीक, अब क्योंकि फीमेल गैमेट के दोनों ही क्रोमोसोम एक्स थे, तो आप पहला क्रोमोसोम लो या दूसरा क्रोमोसोम लो, अल्टीमेटली आने क्या वाला है? एक्स आने वाला है। तो देखो यहां से क्या आ रहा है? वो एक्स ही आने वाला है, चाहे वो यहां से आए या यहां से आए। ठीक, लेकिन जो वाई क्रोमोसोम है उसके पास एक एक्स है और एक वाई है। ठीक, तो एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। अब अगर एक्स आया मेल से और एक्स आया फीमेल से तो बन गया क्या? एक्स एक्स, मतलब फीमेल बॉडी आ गई। वैसे ही अगर फीमेल से एक्स आया और मेल से वाई आया तो बन गया एक्स वाई और मेल बॉडी आ गई। अब यहां पर अगर हम देखें तो जेनेटिकली अगर आप देखोगे तो मेल बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल पैदा होने वाला है कि फीमेल पैदा होने वाला है, ना कि फीमेल बॉडी के ऊपर कि नेक्स्ट जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो मेल होगा कि फीमेल। ठीक है, लेकिन एक तरीके से अगर अपन देखें तो वो मेल के भी हाथ में नहीं है और वो फीमेल के हाथ में भी नहीं है इस चीज को कंट्रोल करना। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में मेल की संख्या ज्यादा होगी कि फीमेल की संख्या ज्यादा होगी, इस चीज को इस टेबल से समझते हैं। तो यहां पर देखो, मेल बॉडी में एक्स और वाई हो गया, फीमेल बॉडी में एक्स और एक्स हो गया। अब मान लो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में मिलते तो बनता एक्स एक्स, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में मिलते बनता एक्स वाई, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में मिलते बनता एक्स एक्स, और ये वाला इसके साथ मिलता तो बनता एक्स वाई। ठीक, यहां पर देखो जो ये दोनों बना इसमें बना फीमेल बॉडी और जो ये दोनों बना इसमें बना मेल बॉडी, मतलब 2 फीमेल 2 मेल, मतलब 2:2 का रेशियो हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1:1 का रेशियो हो गया। मतलब जितने चांसेस मेल बॉडी के बनने के हैं उतने ही चांसेस फीमेल बॉडी के भी बनने के हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मेल बॉडी के बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि फीमेल बॉडी के बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बराबर चांसेस होते हैं कि मेल बॉडी बनेगी कि फीमेल बॉडी। ठीक है, अब समझते हैं कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्या वो भी जेनेटिक फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं या इस चीज को डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग का जेंडर क्या होगा, उसका सेक्स क्या होगा। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो टेम्परेचर के ऊपर रिलाई करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स। ठीक, अगर आप क्रोकोडाइल को देखोगे तो क्रोकोडाइल का जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर ज्यादा गर्म था कि कम था। अगर टेम्परेचर ज्यादा गर्म होगा, आसपास का इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हॉट होगा तो मेल क्रोकोडाइल हो जाएगा। ठीक, अगर थोड़ा कम होगा टेम्परेचर तो फीमेल क्रोकोडाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें चेंज हो जाती हैं। लेकिन अगर अपन ह्यूमंस में बात करें तो पूरा का पूरा जेनेटिक मैकेनिज्म है, अभी अभी अपन ने एक्स और वाई वाला मैकेनिज्म पढ़ा था, उस मैकेनिज्म के ऊपर डिटरमाइन करता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन चाइल्ड का कैसा होगा, मेल पैदा होने वाला है कि फीमेल पैदा होने वाला है।
लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्नेल्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने ही जीवन काल में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बेस्ड वो क्या करते हैं, अपना जो सेक्स है वो पूरे जीवन काल में बदलते हैं। मतलब मान लीजिए पहले वो मेल थे, वक्त के साथ वो फीमेल में चेंज हो जाएंगे, तो इस तरीके का भी उनके साथ होता है। तो बहुत वाइड है हमारी जो अर्थ है, और अर्थ के अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इतनी ज़्यादा वैरायटी है, अलग अलग तरीके का वो बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं मेंडेलियन ट्राइट्स इन ह्यूमंस। अगर अपन मेंडेलियन ट्राइट्स इन ह्यूमंस की बात करेंगे, ठीक है, तो इस टॉपिक में बेसिकली दोस्तों अपन ये समझने वाले हैं कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया और जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसफर का मेथडोलॉजी बताया, क्या ये ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट होता है। तो अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो जो ईयर लोब का एग्जाम्पल है, ठीक है, कि ईयर लोब जो है वो फ्रीली अटैच्ड है कि जॉइंट है, या फिर अगर अपन ब्लड ग्रुप की बात करें, या फिर अपन कलर आई कलर की बात करें, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो ये ह्यूमंस में भी मेंडल्स के ट्रायड के फॉर्म में ही ट्रांसमिट होते हैं। मतलब जिस तरीके से मेंडल ने बताया था कि पी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स जिस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं, बिल्कुल ह्यूमंस में भी उसी तरीके से ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने समझा कि हेरिडिटी क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होता है, किस तरीके से पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग्स तक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते हैं, ये ट्रायड्स जो हैं वो डीएनए के थ्रू कैसे ट्रांसमिट होते हैं, और साथ में क्या अलग अलग ट्रायड्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही।